नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मानव एवं पर्यावरण के अंतर्गत पिछली बार हमने प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जो प्राकृतिक पर्यावरण के 4 घटक हैं उन पर चर्चा कर ली थी। अवस्थिति, प्राकृतिक वनस्पति, उच्चावच और जलवायु, इन 4 तत्वों पर 4 उसके जो घटक हैं उन पर हमने चर्चा की। आज शेष 3 जो घटक हैं उसकी जो मृदा है, मिट्टियाँ, जैविक तत्व और जल राशियाँ, इन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जो 5वां तत्व है वो प्रमुख घटक आ जाता है मृदा, मिट्टियाँ। मिट्टी धरातल की ऊपरी परत, ऊपरी सतह, जो सड़े गले जो वनस्पति के तत्व हैं उनसे और जीव जंतुओं के अवशेषों से और कंकड़ पत्थर, इनके बारीक चूर्ण, इस प्रकार के इन 3 घटकों से मिलकर के धरातल की जो ऊपरी सतह बनी होती है उसे हम मिट्टी के नाम से जानते हैं। और इसके 3 प्रमुख कंपोनेंट हो जाते हैं: वनस्पति के सड़े गले अंश, जीव जंतुओं के अंश और जो नीचे की जो चट्टानें हैं उनका शैल चूर्ण, कंकड़ पत्थर का चूर्ण या उसके जो महीन पार्टिकल्स होते हैं, महीन भाग होते हैं, उनसे मिलकर के ये ऊपरी सतह बनती है। इसके फिर 3 अलग अलग भाग होते हैं। नीचे के जो तत्व होते हैं इसमें अनेक प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं उनमें कई प्रकार के उपजाऊ तत्व भी होते हैं और मिट्टियों के उपजाऊ अनुपजाऊ होने के आधार पर और इसकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर इसको हम अनेक भागों में विभाजित कर देते हैं: लाल, लेटराइट, काली, मध्यम काली, क्षारीय, कापीय, मरुस्थलीय, जिसको हम रेतीली कह सकते हैं। रेतीली को भी फिर पुनः 2 भागों में बांट लेते हैं, रेतीली और भूरी रेतीली। तो इस प्रकार से ये मिट्टियों के विभिन्न प्रकार हैं और मिट्टियों ने प्राकृतिक पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मैदान है, वह हमेशा से सभ्यताओं के आकर्षण के केंद्र रहे हैं, सभ्यताओं के पालने रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में प्रारंभ में जन जमाव बहुत अधिक हुआ और विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई, जिनमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, रोमन सभ्यता, इन सभ्यताओं को देख सकते हैं। यह मुख्यतया किसी न किसी नदी घाटी के किनारे उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में, जलोढ़ कछारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है उस वाले क्षेत्रों में ये सभ्यताएँ उत्पन्न हुई। फिर इसके पश्चात विभिन्न प्रकार की काली मिट्टियाँ आ जाती हैं। इसी प्रकार से लाल लेटराइट पर्वतीय जो मिट्टियाँ होती हैं, मरुस्थलीय जो रेतीली और भूरी रेतीली मिट्टियाँ होती हैं। मिट्टियों के ये विभिन्न प्रकार आगे चल कर के प्राकृतिक वनस्पति के स्वरूप को, विभिन्न जीव जंतुओं के जमाव को, मिट्टी उपजाऊ होगी अगर वहाँ जल संसाधन उपलब्ध है, बारिश अच्छी हो रही है तो वनस्पति सघन होगी और सघन वनस्पति जीव जंतुओं को आकर्षित करेगी। इस तरह से वनस्पति भी सघन होगी और जीव जंतुओं का जमाव भी वहाँ अच्छा होगा। मृदा उपजाऊ होगी तो निश्चित रूप से मानव सभ्यता का भी वहाँ पे अच्छा विकास होता है। तो मिट्टी जो मृदा कारक है वह मृदा कारक प्राकृतिक वातावरण को या पर्यावरण को प्रभावित करता है और ये पर्यावरण के प्रमुख घटक के रूप में हमको सामने दिखाई देता है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण घटक आ जाता है, वह है जल राशियाँ। जल राशियाँ भी निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जहाँ मीठा जल है, मीठे जल के स्रोत है, वहाँ सभ्यताओं का, मानव सभ्यताओं का उदय प्रारंभिक काल से ही होता रहा। जैसा मैंने 3-4 सभ्यताओं का नाम लिया था, उनके विकास के पीछे वहाँ नदी घाटियों का होना और उपजाऊ मिट्टी का होना, ये 2 प्रमुख कारक थे। तो मीठा जल उपलब्ध होना, जल संसाधन उपलब्ध होना, वह मनुष्य के दैनिक जीवन यापन के लिए, उसके पीने से लेकर के और उसके दैनिक क्रियाकलाप के लिए तो आवश्यक होता ही है। साथ ही विभिन्न उद्योगों के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए भी जल संसाधन की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है। विशेष तौर पे व्यापार में जो हम परिवहन का जो फैक्टर आता है, ऐसा हम कहा जाता है, ऐसा स्थापित तथ्य है कि जल परिवहन जो है, सामुद्रिक परिवहन, वो सबसे सस्ता पड़ता है। उसके पश्चात जो सड़क और रेल परिवहन है वह, और उसके बाद सबसे कॉस्टली, सबसे महंगा जो पड़ता है वो हवाई यातायात। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो जल संसाधन है, मीठे जल संसाधन, वो प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। जल संसाधन उपलब्ध है लेकिन वह सागरीय जल के रूप में है, खारे जल के रूप में है, तो वह
दैनिक उपयोग में नहीं आता, लेकिन परिवहन के रूप में संसार के बड़े बड़े जो सामुद्रिक मार्ग हैं उनके जरिए व्यापार बहुत आसानी से हो जाता है और इस तरह से आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र ये सामुद्रिक महासागरीय क्षेत्र रहते हैं। तो ये जो जल संसाधन है, जल राशियाँ हैं, ये किसी भी क्षेत्र के कृषि विकास के लिए, खनिजों के संशोधन के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और इस तरह से जल राशि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटक के रूप में, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। हम जानते हैं वैसे अधिकांश जो भाग है, लगभग 71% भाग महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत है पृथ्वी के धरातल का, लेकिन उसमें से बहुत कम हिस्सा वह शुद्ध या मीठा जल है। तो मीठे जल का जमाव जहाँ जहाँ है वह मानव सभ्यता को और जीव जंतुओं को, प्राकृतिक वनस्पति को, इनके एक प्रकार से विकास में, डेवलपमेंट में, इनके उद्भव में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जल राशियाँ, पहला जो टॉपिक था मृदाएं और दूसरा जल राशियाँ, ये दोनों जो तत्व हैं यह प्राकृतिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक के रूप में दिखाई देते हैं। और सातवां जो घटक है इसके जैविक तत्व, जैविक तत्वों में हम मानव को अभी रोक रहे हैं, मानव वाला पक्ष हम सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे। बाकी जो जीव जंतु हैं वह जीव जंतु, उनकी जैविक स्थिति, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। तो प्राकृतिक वनस्पति में हम प्राकृतिक वनस्पति की चर्चा कर चुके हैं। जीव जंतुओं की दृष्टि से देखा जाएगा तो यह भी पूरी तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है और प्राकृतिक पर्यावरण का स्वयं में भी एक महत्वपूर्ण घटक है। जो वन क्षेत्र है वहाँ पे पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाने वाले, चौपायों की, चार पैरों वाले जो जानवर हैं उनकी अधिकता रहेगी। तो जो घास के मैदान है वहाँ पे ग्रेजिंग, घास चरने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी अधिकता रहेगी। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वाले क्षेत्र हैं, सघन वन होने के कारण से और बहुत ही कष्टकारक जलवायु होने के कारण से वहाँ पे इस प्रकार के जीव जंतु डेवलप हो जाते हैं। उनमें मुख्यतः सरीसृप या चौपायों के अंदर हम देखेंगे तो बहुत विशाल प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जिनमें गेंडा, हाथी, इस प्रकार के जीव जंतु जिनकी चमड़ी मोटी होती है, उस प्रकार से वो वातावरण से अनुकूलन कर लेते हैं और वहाँ के कष्टकर जलवायु का उन पर उतना असर नहीं होता। और यहाँ के जीव जंतु ज़्यादातर सरीसृप, विभिन्न प्रकार के सांप, बिच्छू, इस प्रकार के रेंगने वाले जो जीव जंतु वो रहेंगे। और जो वन क्षेत्र है वहाँ पे पेड़ पौधों को की पत्तियाँ खाने वाले जो चौपाई जानवर हैं उनकी अधिकता रहेगी। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे चूँकि जल की कमी है और प्राकृतिक वनस्पति की कमी है, इस कारण से वहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में, बहुत जो कम जल का उपयोग करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जिसके अंदर प्रमुखतया ऊँट है, जिसको हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। इस प्रकार के जो जीव जंतु है केवल वह ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के जो जीव जंतु हैं वो अलग तरीके से अनुकूलन करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जीव जंतु अलग प्रकार के होंगे, मोटी चमड़ी वाले होंगे, विशाल वजन वाले होंगे, ताकि वहाँ के कष्टकारक जलवायु से वो अनुकूलन कर सकें। घास के मैदान वाले क्षेत्रों में घास चरने वाले, ग्रेजिंग करने वाले पशुओं की अधिकता रहेगी। ध्रुवीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कुछ रेनडियर और इस प्रकार के जो वहाँ के विशेष प्रकार के कुत्ते या विशेष प्रकार के चौपाए होते हैं, तो उनके ऊपर, स्किन के ऊपर कई सारे बाल होते हैं और उन बालों के माध्यम से वो वहाँ का जो ठंडा वातावरण है उससे अपने आप को अनुकूलन करने में अपनी सहायता कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्रों में अलग जीव जंतु पाए जाएंगे, घास के मैदानों में जीव जंतुओं की जो प्रकृति है वो अलग हो जाएगी। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे जो वहाँ के वातावरण से अनुकूलन कर सके, कम पानी और बहुत कम वनस्पति की दशाओं में भी जो काफ़ी लंबे समय तक अपने जीवन को संभाल कर रख सके, इस तरीके के जीव जंतु वहाँ विकसित हो जाते हैं। शीतोष्ण और शीत जो कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ के जो जीव जंतु होंगे वो एक अलग प्रकार की स्थितियाँ लिए हुए होंगे और वो वहाँ के वातावरण से दूसरे प्रकार से समायोजन करते हैं। तो इस प्रकार से जीव जंतु जो जैविक तत्व है उसमें प्राकृतिक वनस्पति हमने पहले चर्चा करी, और जो जीव जंतु है वे भी वहाँ के प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ के उच्चावच और इन आधारों पर निर्भर करते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो 7 घटक हैं
यह 7 घटक प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटकों के रूप में हमको दिखाई देते हैं। अवस्थिति, उसके बाद हमने चर्चा की उच्चावच, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पति, उसके बाद जलवायु, उसके बाद मृदाएँ, उसके बाद जल राशियाँ और अंत में हमने चर्चा की जीव जंतुओं की, जैविक तत्वों की। अगला जो विषय हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वह है सांस्कृतिक पर्यावरण की मानव ने अपनी गतिविधियों से किस प्रकार से इस वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करते हुए नए भूदृश्यों का निर्माण करा है, कल्चरल एक एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट किया है, उस पर आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।